कॉल लग रहे हैं सब। यस, आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसा कि कल हमने कहा था, आधुनिक राजस्थान। फाइन, आज इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे जिसका नाम है आपका आधुनिक राजस्थान। इससे पहले जो है हम क्या पढ़ रहे थे, आपका मध्यम राजस्थान। टोटल कितने राजस्थान है जिसको आपको पढ़ना है? कितने राजस्थान है जिसको आपको पढ़ना है भाई? 3 राजस्थान आप पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ इनका एक सब सेक्शन होगा, जिससे सबसे पहला है आपका प्राचीन राजस्थान, फिर है आपका मध्यम राजस्थान, फिर है आपका आधुनिक राजस्थान। फाइन, इन्हीं के साथ साथ इनका क्या है, आपका कला एवं संस्कृति, और इसके साथ है आपकी इसकी कला एवं संस्कृति, और इसके साथ इसकी यानी कि इस समय कौन से साहित्य थे, इस समय कौन से साहित्य थे, और आपके अलग अलग टेन्योर में कौन कौन से साहित्य रहे। चीज़ें क्लियर है? तो ये 3 राजस्थान हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें से आप मध्यम राजस्थान कंप्लीट कर चुके हैं। मध्यम राजस्थान में सारे राजपूत वंशज आते हैं। क्या आएंगे? सारे राजपूत वंशज, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या? जबकि आपका आधुनिक राजस्थान और प्राचीन राजस्थान में क्या आएगा? प्राचीन राजस्थान मतलब कि पूर्व में, प्राचीन में जब आपका जिसे कहते हैं भारतवर्ष प्रारंभ हुआ था, में साम्राज्य बनना, सोसाइटी, समाज बनना शुरू हुआ था, तब से लेके आपके गुप्त काल तक, उसे हम कहेंगे प्राचीन राजस्थान। या फिर जिसे हम कहते हैं कि जहां पाषाण काल था। कौन सा काल? पाषाण काल से लेके गुप्त काल के पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्राचीन, स्टोन एज टू गुप्त एरा। फाइन, इसे हमने क्या कहा है? क्या कहा है? एंशियंट राजस्थान। मिडाइवल में सारे, जैसे मैंने आपको कहा, राजपूत वंशज आप लोग पढ़ते हैं, और आधुनिक में क्या पढ़ेंगे भाई? क्योंकि अब यहाँ क्या आ चुके हैं? अंग्रेज आ चुके हैं, तो इनसे संबंधित हमारे जो संबंध है, इनसे संबंधित हमारी जो गतिविधियां हैं, उसको कंप्लीट आप कहाँ पढ़ते हैं? आधुनिक राजस्थान। क्लियर? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि ये लाइन जो है, ये लाइन किस बेसिस पे क्रिएट की गई है कि भैया इसके बाद जो है प्राचीन खत्म है, फिर इसके बाद मध्यम शुरू है, फिर आपका मध्यम खत्म है, फिर आधुनिक शुरू है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज आधुनिक, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मध्यम, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंशियंट? कैन एनीवन टेल मी? पता है भाई क्यों हम कहते हैं कि ये प्राचीन राजस्थान है? और अब जो है, आज ऐसी रात को क्या हुआ कि भाई आज रात को आपका प्राचीन राजस्थान खत्म हो गया, और कल रात से आपका कल कल सुबह से क्या शुरू हो जाएगा? मध्यम राजस्थान। ऐसी वो कौन सी रात है भाई? और ऐसा क्यों हुआ? ये लाइन कैसे क्रिएट हुई? फिर इससे यहाँ है तो ये लाइन क्यों क्रिएट हुई भाई? टेल मी। सोच के देखिए आप कि डिवीजन कैसे क्रिएट हुआ। को भी गुप्त एरा तक माना है तो इसको वंशज भी मान लेते, इसको आगे और एक्सटेंड कर देते। हमने लाइंस क्यों बना दी है? बताए भाई, ये लाइंस क्यों बन रखी है यहाँ पे? कैन एनी हैव द आंसर? के पास आंसर्स हैं? चलिए अब मैं बता रही हूँ आपको, समझिए। यहाँ पर प्राचीन राजस्थान वो राजस्थान है, या फिर हम जिसे कहे भारत के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? भारत के रिस्पेक्ट में। जब हम 3 चीज़ों को डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल, और है फिर आपका मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक, सेम थिंग। अब ये जो लाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप पूरा प्राचीन काल देखेंगे तो प्राचीन काल में भारत के ही रूलर्स ने, भारत के लोगों ने ही जो है यहाँ पर गतिविधियाँ की। चाहे आप कोई सी भी सभ्यता उठाए, चाहे पाषाण काल को देखिए, चाहे ताम्र काल को देखिए, चाहे वेद संस्कृति देखिए, चाहे मौर्य साम्राज्य देखिए, चाहे गुप्त साम्राज्य देखिए, ये सारे लोग यहीं के थे। कोई बाहर से आया है कि यहाँ पर शासन करने?
आए हैं कि नहीं? तो कंप्लीट जो ये इंडिजीनियस सोसाइटी है, यानी कि यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा क्या किया गया है, शासन किया। जबकि जो मेडिवल पीरियड आप देखेंगे, जो मध्यम राजस्थान या मध्यम भारत देखेंगे, इसमें जो है बाहर के लोगों ने आके हमारे यहाँ शासन किया, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपका मुगल साम्राज्य हो, चाहे कोई भी आप साम्राज्य यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर जो है बाहरी आक्रमण के बाद जो है शासन किया गया, ठीक है? तो इसलिए हमने ये लाइन क्रिएट की है यहाँ पे। फिर वाई नाउ इट इज कॉल्ड एज आधुनिक मॉडर्न क्यों कहा गया? क्या हम इस समय जींस पहनने लगे थे? हैं? क्या लड़कियां जो है शॉर्ट्स पहनने लग गई थी? तो मॉडर्न इसलिए कहा है क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। एनीवन, वाई इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न और आधुनिक? ऐसा क्या हो गया यहाँ आधुनिक? मोबाइल आ गए सभी के हाथ में, 5G था, 4G था, क्या था? इसको आधुनिक क्यों कह दिया भाई? आधुनिक का मतलब तो यही तो था, इसके मॉडर्न विचार है, इसके आधुनिक विचार है। तो ऐसे क्या हो गया कि भैया इसको आधुनिक कहना पड़ा? हाँ, अंग्रेजों ने शासन किया इसलिए, केवल यही एक कारण था जिसकी वजह से इसे आधुनिक कहा गया। एनीवन, अब आप समझिए, ये आधुनिक जो शब्द है केवल भारत के रेस्पेक्ट में यूज नहीं कर रहे, हम इस शब्द को जो है पूरे विश्व के रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है? एक टाइम ऐसा था जहां जो लोग हैं अंधकार में थे भाई, से कहा गया था एज ऑफ डार्कनेस। से हम क्या कहते थे? एज ऑफ डार्कनेस। लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, प्रश्न नहीं पूछते थे। कहा है मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, शिव जी तभी प्रसन्न होंगे, जाएंगे लोटा भरेंगे, उठाएंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे कि कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे होगा, ठीक है? अगर ये कहा है कि आपको बिल्ली काट रही रास्ता, आप रुक जाओ क्योंकि कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो हम नहीं पूछते क्यों हो जाएगी अनहोनी। बिल्ली में ऐसी कौन सी केमिकल डिवाइस है कि उसके गुजर जाने से हमारे कोई हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हम किसी का कत्ल कर देंगे? एग्जैक्टली। तो हम जिस काल में रह रहे थे, ये कंप्लीट जो काल है, इसे कहा गया एज ऑफ डार्कनेस। इसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ डार्कनेस। ये ऐसा काल है जो अंधकार में थे, लोग प्रश्न नहीं पूछते थे। यहाँ पर अगर विश्व में देखेंगे तो चर्च सबसे टॉप पर थे, चर्च ने कह दिया तो मानना है। भारत में ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया कि क्यों भाई ऐसा क्यों करें? वो बोल रहे हैं आप लोगों को लाखों रुपए, ब्राह्मण बोल रहा है आपको अश्वमेध यज्ञ कराना है भाई, इतने घोड़े लाओ, इतने किलो घी लेके आओ, इतनी सामग्रियां लाओ, लाना पड़ेगा तुम्हें। फिर लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया गया कि अगर अश्वमेध यज्ञ करा लिया, हम फिर भी युद्ध हार गए, तो फिर क्या गारंटी है इसकी? या फिर अगर जो है इसका फैक्ट है तो मुझे बताओ ये फैक्ट कहाँ लिखा हुआ है? आपको याद हो तो पहले के टाइम पर जब वेद काल पढ़ेंगे तो लोग मानते थे कि एक अग्नि देवता होते हैं, एक वायु समीर देवता है, ठीक है? एक अलग अलग जो है देवता नेचुरल गॉड है, उषा देवी है, ठीक है, सूर्य देवता है। अब इस पीरियड में लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि सूर्य कोई देवता नहीं है, ये एक सौर मंडल का कंसेप्ट है जिसके तहत जो है आपकी पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है? सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है? बारिश क्यों होती है? बारिश क्यों होती है? वाष्पीकरण से होती है, आपकी इवेपोरेशन कंडेंसेशन होता है, उससे आपकी बारिश होती है। तो लोग यहाँ साइंटिफिक इंक्वायरी करने लगे भी, ठीक है? वैज्ञानिक का सोच उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया, और सोच जब नई हो चुकी है, सोच जब मॉडर्न हो चुकी है, इसी को रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट का काल कहा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। इस समय लोगों ने कई आविष्कार करने प्रारंभ किए, इस समय कई लोगों ने अपनी थ्योरीज देना शुरू की। इसमें से आपके मोस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन। इन सब ने गुरुत्वाकर्षण का बल का आपको क्या सिखाया? थ्योरी, सिद्धांत समझाया। तो ये वो पीरियड है जब लोगों के विचार मॉडर्न हो गए हैं, ना कि कपड़े मॉडर्न हुए, ना कि आपका रहना पहनावा मॉडर्न हुआ। इसलिए इस काल को हमने क्या कहा है? आधुनिक काल। तो ये जो वर्ड है आधुनिक, ये केवल आपके राजस्थान के रेस्पेक्ट में नहीं, ये केवल भारत के रेस्पेक्ट में नहीं, ये पूरे विश्व के रेस्पेक्ट में यूज किया गया शब्द। चीजें समझ आ रही है? तो हम उसी शब्द को अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका आधुनिक राजस्थान कैसा है।
जो काल है आधुनिक का, वो हम मानते हैं मोटा मोटा शुरू होता है आपका 17th सेंचुरी से, ठीक है। 18th सेंचुरी आते आते बूम पर आ जाता है, यानी कि हम जिसे कहें 1600 से लेके 1947 आपका भारत में क्या कहलाता है, आधुनिक भारत। हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। अब चीज़ें हो रही हैं, समझ में आ रही है, ये लाइंस क्यों बनी गई हैं और ये यहाँ पर हमने क्यों शुरुआत की। तो सबसे पहले प्राचीन राजस्थान, मध्यम राजस्थान और अब जो है आपका आधुनिक राजस्थान। नेक्स्ट, अब जो है आधुनिक राजस्थान अगर हम पढ़ें तो आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक राजस्थान के। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में जो है दैट इज योर दिस पार्ट ओनली। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में रफली 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भाई, ठीक है। हो सकता है 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाए, 4 क्वेश्चन यहाँ बन जाए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आधुनिक राजस्थान। सेकंड वेटेज जो रहता है वो किसका रहता है, कला और संस्कृति का, कंप्लीट तीनों की कला और संस्कृति का। फिर आप वंशज पढ़ेंगे, फिर आप प्राचीन में जाएंगे। इसलिए हम जो है कभी भी इस टॉपिक को उठाते तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन कराते, आधुनिक, फिर कराते कला संस्कृति, फिर वंशज और फिर लास्ट में जाता है प्राचीन। ये एक ऐसा टॉपिक है कि तुम इसमें कितना ही पढ़ लो, कितना ही तुम पीएचडी कर लो, लेकिन प्रश्न ऐसा आएगा जो आपके माइंड को टॉर्चर करेगा। भाई ये कैसा प्रश्न आ गया, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश वहाँ करते हैं ना जहाँ हमारे 100% बने, ठीक है। तुम अगर 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो मान के चलो 4 प्रश्न आने चाहिए। तुम 5 टॉपिक कर रहे हो, एक भी प्रश्न नहीं निकल रहा है, तो तुम्हारा पढ़ना फेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। प्राचीन राजस्थान में वही चीज़ है, में कोई सी भी साइट पूछ ली जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की ये साइट बताओ भाई, फाइन। इसलिए यहाँ से जो है प्रश्न कम शॉर्ट हो पाते, सबसे ज़्यादा इजी प्रश्न होते हैं आधुनिक राजस्थान, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो कि बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट, फाइन। तो अब आधुनिक राजस्थान में कौन कौन से टॉपिक हैं, गिनती के 4 या 5 ही टॉपिक है। सबसे पहला है इसमें एकीकरण, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। फिर है आपका 1857 का विद्रोह, जिसे हमने कहा है 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट है आपका किसान आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रजामंडल, प्रजामंडल। These all are the topics of your modern राजस्थान। केवल यही टॉपिक्स है, इससे बाहर जो है किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते। वंशज आप सभी जानते हैं, राजा कौन थे, कौन से कहाँ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यही कहानी है, और यहाँ पर आपका कंप्लीट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। एकीकरण या इंटीग्रेशन से आप क्या समझते हैं कि भाई जितनी भी रियासतें हैं राजस्थान की, पहले राजस्थान ऐसा राजस्थान नहीं था, राजस्थान आपका ऐसा टुकड़ों में बटा हुआ था भाई। कितने टुकड़े थे इसके, टोटल 19 टुकड़े थे भाई, और 3 छोटे छोटे कंकर थे भाई, 3 ठिकाने थे। इन सभी को एक मिलाना ही क्या कहलाता है आपका, एकीकरण। इन सबको मिलाना एक क्या कहलाएगा, एकीकरण। फाइन। तो ये 19 रियासतें कैसी मिलाई गई, सबसे पहले कौन आई, कितने चरणों में इसे मिलाया गया, कितने फेजेस में इसे मिलाया गया, किसने प्रयास किए, ये सब जो है इस चैप्टर में बनते हैं। और सबसे इजी चैप्टर भी एकीकरण है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आपका इन सब में किससे आता है, एकीकरण से। एक प्रश्न, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं, पर एक ना एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा इसमें। तो इस टॉपिक को आप कभी भी गलती से भी गलती मत करना कि छोड़ दें। इस टॉपिक को आप कोई भी कंपटीशन में जाए, ये टॉपिक आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि बहुत इजी है
और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा वो बनता है आपका 1857 का विद्रोह, कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये विद्रोह क्यों हुआ, किसने किया, कब हुआ, कैसे चरणों में किया गया, राजस्थान में क्या स्थिति थी, ये प्रश्न आपके यहाँ से तो यहाँ से भी जो है 1 या 2 प्रश्न, मैक्स टू मैक्स 7 प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। फाइन, तो ये जो है इसके पिलर्स हैं कि आप ये पढ़ लो तो आपका आधुनिक राजस्थान में कई पोर्शन हो जाए। और फिर जो महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रजामंडल। फिर क्या है, प्रजामंडल। प्रजामंडल बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको सभी प्रजामंडल पढ़ने हैं, चाहे मेवाड़ का पढ़ो, चाहे मारवाड़ का पढ़ो, बीकानेर का पढ़ो। ठीक है, अलवर, भरतपुर, जितनी रियासतें हैं उतने प्रजामंडल। प्रजामंडल का मतलब क्या होता है कि प्रजा के द्वारा बनाए गए मंडल या ऑर्गेनाइजेशंस जो किसके लिए कार्य करेगी, लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। तो आप देखते हैं कभी कभी आपकी जैसे सोसाइटी है, आपका जो अजमेर है, अजमेर में सरकार तो चल ही रही है, मेयर तो है ही, आपके एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों ने एक समाज सोसाइटी बना दी है जो लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है, फ्री में जो है आपको सेवाएं दे रही है। तो ऐसा जो सोसाइटी, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके हित के लिए कार्य कर रही है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजामंडल। हम क्या कहते हैं, प्रजामंडल, ताकि प्रजा को भी जगाया जा सके और आपकी आवाज़ को कहाँ तक पहुंचाया जा सके, सरकार तक। ठीक है, और राजस्थान क्योंकि किसानों का देश था, किसानों का आपकी रियासत रही है, तो किसानों ने भी यहाँ कुछ आंदोलन किए, जैसे कि मीणा किसान आंदोलन, जिसके बिचौलिया किसान आंदोलन। तो वो आंदोलन जो कि किसानों के द्वारा किए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, किसान आंदोलन। जनजातियाँ आप सभी जानते हैं, जनजातियाँ कौन कौन सी जातियाँ हैं भाई, भील जनजाति और मीणा जनजाति और केरासिया जनजाति। तो ऐसी जातियां जो कि आपकी जनजाति यहाँ बसी हुई है, उनके द्वारा किए गए विद्रोह को हम कहते हैं जनजाति और ट्राइबल मूवमेंट। टॉपिक्स क्लियर हुए हैं आपको, एक बार इन सभी को नोट डाउन करिए। जो आज हम शुरू करेंगे आपका 1857 का विद्रोह, बिकॉज दिस टॉपिक वाज कंप्लीटेड अर्लियर, इसलिए इसको हम लास्ट में उठाएंगे। पहले 1857 का विद्रोह करेंगे। फटाफट से पहले ये हेडिंग्स डाल के उतारे। ये बना लिया था ना आपने सभी ने, ये बना दो पहले और उसके बाद वो लिखे आधुनिक राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, अब ये सिलेबस एक बार नोट डाउन करिए आप लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पेज पे ही लिखेंगे आप। लिख लिया? चलिए हेडिंग डालिए 1857 का विद्रोह। $1857 का विद्रोह। यस, क्या है 1857 का विद्रोह? एनीवन? हाँ, किसको मार दी? हाँ, चलो सुनो क्या है, सबको पता है लेकिन कहानियाँ सारी टूटी बाकी है, समझो क्या है। 1857 का जो विद्रोह है
ये जो है भारत के उत्तर क्षेत्र की जनता एवं नेताओं द्वारा किया गया विद्रोह था। किसके विरोध में? अंग्रेज के। किसके विद्रोह में? अंग्रेज के विरोध। क्यों भाई, अंग्रेज ने ऐसा क्या किया? तो केवल एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण में आप एक एक कारण आप समझिए। सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण, समझ लो आज। फाइन, राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल कारण। पॉलिटी से तात्पर्य है कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेज केवल एक ही मकसद से आए थे कि भाई इन्हें व्यापार करना था। ये क्या कह रहे थे कि हमें आपसे व्यापार करना है, हमें एक तो कपास चाहिए, आपकी क्या चाहिए? रुई चाहिए, एक मसाले चाहिए, ठीक है, और एक जो है हमें गन पाउडर, यानी गन पाउडर में डालने वाला साल्ट पीटर होता है, चांस होता है सॉल्ट पीटर, वो चाहिए हमें। तो ये तीन चीज़ों का नाम लेके ही हमारे भारत में व्यापार करने आए थे। और जो व्यापार है इन्होंने शुरू किया धीरे 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 धीरे। 1600 में ये व्यापार शुरू होता है। 1757 आते आते ये अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ करते हैं, जब ये बंगाल के राजा को हरा देते। क्या है? अच्छा, इस टेन्योर में क्या किया है? इस टेन्योर में बाकी के लोग, केवल अंग्रेज नहीं आए थे, ये यूके से केवल अंग्रेज नहीं आए थे, पुर्तगाली, पोर्चुगल्स भी आए थे, डचेस भी आए थे, ठीक है, फ्रेंच भी आए थे, ये सब व्यापार कर रहे थे। तो इस पीरियड में जो है अंग्रेजों ने इन सभी यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया और भारत में खुद का क्या स्थापित किया? एक अधिकार स्थापित। फाइन, अच्छा, स्थापित करने के बाद भी जो है 1757 में ये बंगाल के राजा को डिफीट कर देते हुए, और धीरे धीरे बंगाल, दूसरा जो युद्ध होता है 1764 में, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध, इसे हम क्या कहते हैं? बक्सर, इसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में न केवल बिहार, याद रखेंगे, न केवल इसमें आपका बंगाल, बल इसमें दिल्ली और अवध यानी कि यूपी के राजा को भी, तीनों राजाओं को हरा दिया जाता है। दिल्ली उस समय हमारी क्या थी? मेन सेंटर थी वे। चाहे आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ें, चाहे आप मुगल्स में पढ़ें, इन सभी की राजधानी क्या रही? दिल्ली। और मुगल्स ने पूरे भारत में क्या किया था? अधिकतर क्षेत्र में शासन किया था। तो हम जो है यही मानते हैं कि जो शासक है, जो इम्पोर्टेंट रूलर है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपनी राजधानी। अब क्योंकि राजधानी के शासक को इन्होंने पराजित कर दिया, यानी कि अब असली शासक कौन बन चुका है? अंग्रेज। फाइन, चलो ये तरीका ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी मुगलों को एक्सेप्ट किया है, दिल्ली सल्तनत को एक्सेप्ट किया, तो अंग्रेजों को भी कर लेते। पर अंग्रेज और दखल अंदाजी करने लगे राजाओं के साथ। दखल अंदाजी मतलब ये ऐसी ऐसी नीतियां बनाने लगे जिससे लोग हैरान थे। जैसे कुछ नीति आप देखिए कि एक तो इन्होंने क्षेत्र अपने अधीन किया युद्ध के माध्यम से, कि हम जो है इनको हरा देंगे और इनका क्षेत्र अपने में मिला लेंगे। और एक इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से, कि भाई मान लीजिए कोई राजा है, ये क्षेत्र उस राजा का है, पर इस राजा का कोई वारिस नहीं है, इसका कोई वंशज नहीं है, ठीक है, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत उस पर लगा दिया जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और उसको कह दिया कि अब तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हारा क्षेत्र भी कहाँ जाएगा? अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। और वो राजा कहते हैं भैया ऐसे कैसे चला जाएगा? मेरे चाचा का बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है, मैं किसी को भी दूं, तुम्हें क्यों दूं? ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सिद्धांत थे जिसके तहत राजा महाराजा, बड़े बड़े लीडर्स हैरान थे और परेशान थे अंग्रेजों से कि भैया ये नीति सही नहीं है। और इसी से परेशान एक थी आपकी झांसी की रानी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के स्वयं का जो पुत्र था उन्हें मार दिया गया था षड्यंत्र के तहत, इसलिए उन्होंने एक गोद लिया हुआ पुत्र था जिसे अंग्रेजों ने अगला उत्तराधिकारी नहीं माना और कहा कि भाई झांसी किसकी हो गई? अब अंग्रेजों की। के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी कि ऐसे कैसे दे दूं मैं मेरी झांसी, ठीक है, मेरा पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? मेरा गोद दिया हुआ पुत्र है, मेरा पूरा परिवार है, हम शासन करेंगे, हम अंग्रेजों को क्यों दें? तो ऐसी कई नीतियां थी, राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। दूसरा जो कारण है इसमें वो क्या है आपका?
सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कैसे भाई? सामाजिक कारण कैसे? सोच के देखो कि अंग्रेजों ने समाज में ऐसा क्या कर दिया कि समाज के लोग इनका विद्रोह करने लगे। एनीवन? आपको पता हो कि हमारे यहाँ पर पहले एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा? हाँ भाई, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, अगर आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो आपको जो है उनकी अस्थियों के साथ या फिर उनकी अर्थी पर आपको जिंदा, स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो जो है वो सीधा ऐसा करेंगे तो सीधा स्वर्ग की ओर जाएंगे, अगर वो जीवित रह गई तो वो नरक भोगेंगी भाई। ऐसा मानना था लोगों का, ठीक है। और ये प्रथा हमको बड़ा अजीब नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने जो बाहर आए, वो बाहर से आए और उन लोगों को बताया कि ये कैसी मूर्खपूर्ण प्रथा है तुम्हारी, तुम किसी जिंदा आदमी को, जिंदा लोगों को कैसे जला सकते हो? और वो तड़प रही है, उसको जाना ही नहीं आग में कि मैं कूदूंगी ही नहीं, वो भाग रही है पीछे की और तुम उसको पकड़ पकड़ के आग में डाल रहे हो, ठीक है। तो बोले ये प्रथा उचित नहीं है। और इसी वजह से जो है 1829 में, कब? 1829 में आपके एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। उन्होंने इस प्रथा को बैन कर दिया भाई, प्रतिबंध लगा दिया कि आपसे अगर ये प्रथा जहां कहीं की जाएगी उसे घोर पनिशमेंट दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो अब इससे लोग परेशान हो गए कि भैया ये तो क्या है, ये हमारी प्रथा में दखल अंदाजी है। आज आपको कोई बोले कि आप ये जो 7 फेरे लेके शादी करते हो, ये सिस्टम सही नहीं, कितना पैसा लगता है, कितना क्या होता है, तुम इस सिस्टम को बंद करो भाई, ठीक है। तुम तो चलो फिर भी आधुनिक विचार रखने वाले हो, तुम्हारी फैमिली मान जाएगी, दादी से मान जाएगी, बोलो ऐसे कैसे ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, हो ही नहीं सकता ऐसे, तो है, मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा सिस्टम चला आ रहा है। हमें आज कोई आके आसानी से इस सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो पूर्व में जो कट्टर लोग थे उनके लिए अंग्रेज क्या थे? बहुत गलत थे। और तो उनका ये अच्छा प्रयास था कि उन्होंने सती प्रथा, एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था ठगी प्रथा। क्या नाम था? ठगी प्रथा, जिसके माध्यम से कई लोग ऐसा मानते थे कि भाई हमें जो है काली माता ने, जो डाकू होते थे, पहले आपने नाम सुना होगा डाकुओं का, डाकू प्रजाति के जो लोग होते थे, चंबलगढ़ के जो डाकू थे, ठीक है, माना जाता था, वही कहते थे कि हमें काली माता ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जो है लोगों को अटैक करो, उनको आक्रमण करो, उनको मारो और उनका सामान छीन कर ले आओ, ठीक है। ऐसा ये भी एक प्रथा थी भाई, वो काली माता की पूजा करके जिसे कहते हैं ठगने जाते थे लोगों को। ऐसी कई प्रथाओं पर अंग्रेजों ने बंद कर दिया। एक था आपका मानव बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, जिसमें लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी क्या, माता को खुश करने के लिए। ऐसी कई कुप्रथाएं हमारे समाज में थी जो हमें तो नहीं दिख रही थी, पर बाहर अंग्रेजों को दिखी और उन्होंने इस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया, जिससे लोग नाराज हो गए, भैया हमारे समाज में दखल अंदाजी हो रही है, इसलिए उन्होंने लोगों, अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू किया। पर इन चीज़ों के जितने भी बदलाव हैं, कई समर्थक भी थे कि भाई ऐसे बदलाव होने अति आवश्यक है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, टीवी स्वामी नायकर, SNDP योगम। तो ये सब चाह रहे थे कि भाई ऐसे बदलाव होने अति आवश्यक है। अगर ऐसे बदलाव नहीं होंगे तो हमारा समाज कैसे सुधरेगा भाई? हम जो है इस सर्कल, जिसे कहते हैं कुएं के मेंढक में फंस जाएंगे भाई। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें जो है सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने जो है विद्रोह किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या था भाई? सैन्य कारण। इससे पहले एक और कारण समझिए आप, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या होता है? कि आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने हमें चोट पहुंचाई। कैसे चोट पहुंचाई? अब आप थोड़ा सा आप यहां समझिए। ये तो है आपका यूके, ये है आपका भारत, चीजें क्लियर है? अब यहां से जो है अंग्रेज आते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करके सामान लेके जाएंगे भाई, और बदले में क्या देते थे? पहले बुलियंस। बुलियंस मतलब पहले एक कॉमन मुद्रा तो होती नहीं थी कि भाई हमारी राष्ट्र मुद्रा अलग है उनकी मुद्रा, तो वो बुलियंस देते थे जिसको हम कहते थे स्वर्ण और चांदी,
ठीक है, या सोना या फिर चांदी देकर अपनी कीमत को चुकाया करते थे। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, ये सिस्टम कब तक चलता रहा? 1757 तक। 1757 के बाद क्योंकि इन्होंने अपना अधिकार यहाँ स्थापित कर लिया था, तो सामान तो जा रहा था वहां से, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था भाई। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो है ये यहीं के राजाओं को लूट के अपना सामान का चुकाया कर रहे थे। लोगों को तो दिख रहा था कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से था? राजाओं की जेब से भी। राजा कहाँ के थे? भारत। तो हमें आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसी शोषणकारी नीतियां लागू की, जैसे कि जमींदारी प्रथा, रियतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा। बड़े बड़े जमींदारों को हाई टैक्सेस पे करने पड़े। ठीक है, अकाल की स्थिति में भी जो उन्हें कर से मुक्ति नहीं मिलती थी। इसी वजह से आर्थिक शोषण के कारण लोग परेशान थे और अंग्रेजों का क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। जो समझ आ रही है? नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट जो कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, वो है आपका सैन्य कारण, मिलिट्री। मिलिट्री कॉजेस क्या थे? मिलिट्री कॉजेस, ठीक है, मिलिट्री कॉजेस में आप देखिए 2-3 कारण है यहाँ पर। सबसे पहला कारण भेदभाव। सैन्य भेदभाव। मंगल पांडे किस किसने देखी है पिक्चर? मंगल पांडे किस किस देख रखी है? और किसने देखी है? और किसने नहीं देखी है? किसने देखी है? चलिए, अब आप समझिए, सबसे पहले जो अंग्रेज की सेना थी, अंग्रेज की सेना में 2 तरीके के सैनिक होते थे। एक तो होते थे आपके भारतीय, और एक होते थे आपके, सबसे ज्यादा कौन से होते थे? भारतीय। क्लियर है? अब मान लीजिए ये एक भारतीय, ये एक भारतीय, इसका जो पद है वो क्या है? सूबेदार। फाइन, इसका पद भी क्या है? सूबेदार। दोनों की सैलरी सेम ही होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? होगी। आज तुम चाहे कोई से भी, आप मान लीजिए कोई बैंक में है, कुछ भी है, दोनों की पोस्ट सेम है, तो सैलरी सेम देगी गवर्नमेंट या अलग अलग देगी? सेम ही देती है। ठीक है, पोस्ट पे अगर एक पोस्ट है तो सैलरी भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेज इनसे भेदभाव करते थे, इनसे 1/3 सैलरी कम जो है इस भारतीय सैनिक को मिलती थी, जिसकी वजह से कई सैनिक रुष्ट थे अंग्रेजों से कि जब काम हम वही कर रहे हैं, काम ये वही कर रहा है, तो हमारी सैलरी में भेदभाव क्यों है? क्लियर है? तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है कि कोई भी जो भारतीय है उच्च पद पे नहीं जा सकता था। सेना में कोई भी भारतीय उच्च पद पे नहीं जा सकता। प्रमोट होने के बाद उसका हाईएस्ट पद क्या होगा? उसका हाईएस्ट पद होता था सूबेदार का पद। ना वो कभी सेनापति बन सकता है, ना कभी मेजर जनरल बन सकता है। वो हाईएस्ट पद कौन सा जाएगा? सूबेदार। चाहे वो कितना ही नेक काम कर ले, चाहे वो कितने ही युद्ध जितवा ले अंग्रेजों को, लेकिन उसका हाईएस्ट पद क्या रहेगा? सूबेदार। जबकि प्रमोशन किसको मिलेगा? अंग्रेज सैनिकों। अरे बात समझ में? अच्छा, एक थ्योरी ये थी, 7 समुंदर पार थ्योरी। ये क्या चीज है भाई? 7 समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। हाँ, क्या थ्योरी थी 7 समुंदर पार? अब आप समझिए, ये एक सिद्धांत है जिसमें क्या है, आप अभी भी देखते हैं जो हमारे कई सैनिक हैं उन्हें बॉर्डर्स पे अपॉइंट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, ताकि आपकी सीमा को सिक्योर किया जा सके। फाइन। उसी तरह अंग्रेजों ने भी अपनी बॉर्डर्स, जो कि कहाँ तक एक्सटेंड थी? अफगानिस्तान तक। आज जो आपकी बॉर्डर है वो पाकिस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाती है। पहले के समय में अफगानिस्तान तक हमारी बॉर्डर थी। क्या तो सुरक्षा करने कहाँ जाना पड़ता था? अफगानिस्तान जाना पड़ता। क्या? अब आप जब बाहर जाएंगे तो अब आपको सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट।
अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको रहने का फ्लैट दिया जाएगा, आपको घर से लेके यहाँ तक का पेट्रोल का खर्चा दिया जाएगा, आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट होगा वो दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज़ अकोमोडेशंस आपको प्रोवाइड करती है। या कोई सा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप उठाए, हाँ, TDA जिसे हम कहते हैं, वो अलग अलग रूप में गवर्नमेंट आपको दे देती है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, कई भारतीय सैनिकों को अपॉइंट किया, कहाँ पे, बॉर्डर्स पे, अफगानिस्तान की बॉर्डर्स पे। इसके अलावा उन्हें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो वो ये कह रहे थे कि भाई जब 40,000 यहाँ कमा रहे, 40,000 वहाँ कमा रहे, तो वहाँ 40,000 कमा के हमें रहने पीने खाने का अलग से खर्चा देखना पड़ रहा है, तो हमारी सेविंग तो 20,000 ही हो रही है। और यहाँ तो हमारा घर का है, घर का मकान है, घर का खाना है, पीना है, कोई खर्चा ही नहीं है। 40,000 हमारे पॉइंट्स में जा रहे हैं, तो फिर हम जो है क्यों बाहर जाए। तो इससे भी उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया कि आप अंग्रेज सैनिकों को वहाँ अपॉइंट करिए, हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारी सोसाइटी में पहले एक और ये सोच थी कि भाई अगर हमारा बेटा 7 समुद्र पार जाएगा यानी विदेश चला गया तो वो अपने धर्म से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म से वंचित। ये एक सबसे बड़ी सोच है, ये अंधविश्वास था कि अगर मेरे बेटे ने ये समुद्र पार कर लिया और दूसरे विदेश चला गया तो ये हिंदू नहीं रहेगा, भाई इसका हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। के तहत लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, इसका विद्रोह करना बंद कर दिया। कोई भी हिंदू सैनिक को अपने धर्म के अकॉर्डिंग वेश रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे अगर कोई सरदार है तो सरदार में पगड़ी बनानी पड़ती है, चोटी बनानी पड़ती है, यहाँ पर उनको वो खुली छूट नहीं थी। इस सभी के कारण लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि पहले जो बंदूक यूज की जाती थी 1857 से पहले, उसका नाम था ब्राउन बेस। इसकी जगह जो अब नई बंदूक यूज की जाएगी उसका नाम रख दिया इन्होंने एनफील्ड राइफल। क्या नाम रखा, एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस की कैपेसिटी कम थी, वो एक बार में केवल एक आदमी को उड़ा सकती थी। एनफील्ड राइफल एक शॉट में 4-4 बुलेट्स निकालती थी। स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी और आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें जो कार्ट्रिजेस, कारतूस जो डाली जाती थी, वो कारतूस का निर्माण जो है आपके गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया। यस, बीफ, हम कहते हैं बीफ ऑफ काउ एंड पिग, पॉर्क, ठीक है। यानी कि इस पे जो कारतूस बनी थी, कार्ट्रिजेस लगी हुई थी, उस पर किसका क्या लगा हुआ था, गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित थी। और जब भी आपको बंदूक राइफल चलानी होती थी, पहले आपको कार्ट्रिज मुंह से छीलनी होती थी और फिर उसको बंदूक में डाल के चलानी होती। तो जो हिंदू वर्ग के लोग थे वो ये मान रहे थे कि भाई हम तो है वेजिटेरियन है, भाई पहली चीज़। दूसरी चीज़, गाय हमारे लिए क्या है, बहुत पवित्र चीज़ है, हम उसकी चर्बी से बनी कारतूस को मुंह में नहीं लेंगे। मुस्लिम क्या कह रहे थे, मुस्लिम्स ये कह रहे थे, जो सैनिक मुस्लिम थे वो ये कह रहे थे भैया इसमें जो है सूअर की चर्बी निर्मित है और सूअर जो है हमारे लिए हराम है, भाई ठीक है, सूअर हमारे लिए हराम है, हम सूअर का कंजम्पशन नहीं करते, इसलिए ये कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इसका विद्रोह किया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। के बावजूद जो है इनको मार मार के बोला गया कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार प्रयोग करेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती इनसे छिलवाया गया, इनसे बंदूक चलवाई गई। ऐसा ही विद्रोह आप देखते हैं आपके बहरमपुर के 15 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसको मार मार के बोला कि तुझे प्रयोग करना होगा। इसी आवेश में आकर उसने एक अंग्रेज सैनिक को मार दिया और जो है उसे बाद में सभी सैनिकों के समक्ष केवल इसको प्रयोग न होने के कारण फांसी की सजा दे दी गई। बहुत बड़ी चीज है। केवल क्या इनका क्या था, पाप क्या था भाई, कि इन्होंने कारतूस प्रयोग करने के लिए मना कर दिया और उन्हें क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, जिससे कई सैनिक भड़क गए कि भाई हमारे एक भाई ने क्या कहा, केवल मनाई तो क्या था, इसे फांसी क्यों दे दी। ये विद्रोह धीरे धीरे फैलता हुआ मेरठ गया
मेरठ के कई लोगों ने झुंड बनाया कि हम जो है दिल्ली की ओर जाएंगे। दिल्ली की ओर क्यों? क्योंकि हम जो है अंग्रेजों को अपना राजा नहीं मानेंगे। राजा किसको मानेंगे? दिल्ली में बैठी मुगल सल्तनत में बहादुर शाह जफर को ही हमारा राजा घोषित करते हैं। कि इससे बढ़िया तो मुगल्स ने इतना शोषण तो नहीं किया था हमारा। ठीक है, शासन थे तो वो भी बाहर के लोग, पर इतना शोषण नहीं किया, बड़े प्रेम पूर्वक से उन्होंने यहाँ शासन किया था। तो इससे बढ़िया तो हम उन्हीं के अधीन काम करेंगे। तो बहादुर शाह जफर को शेरशाह हिंदुस्तान बना दिया गया कि आप क्या है? शहनशाह हिंदुस्तान है और हम आप ही को राजा मानेंगे, इनको राजा नहीं मानेंगे। सारे मेरठ के सैनिक जो है मार्च निकालते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली की ओर। ऐसे करके धीरे धीरे जो है पूरे भारत में विद्रोह उमड़ उठा। ठीक है, सब लोग अपनी चीज़ों से परेशान थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना को लेके भाग रही हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ में भाग रही हैं। ठीक है, उधर से अवध से आ रहे हैं, इधर बिहार से कुंवर सिंह आ रहे हैं। सब जो है राजा अपने सैनिक अपने दुखड़े रोते रोते कहाँ पहुंच रहे हैं? अंग्रेजों का विद्रोह करने। इज इस क्लियर? तो ये जब विद्रोह चल रहा था तो राजस्थान में क्या हो रहा था भाई? राजस्थान में तो आप जानते हैं राजाओं से हमने क्या कर रखी थी? संध्या कर रखी थी सभी राजाओं ने। याद रखेंगे 1818 सबसे लास्ट में तो सिरोही था, बाकी 1818 आते आते हम लोगों ने, हम रियासतों ने, सभी रियासतों ने राजाओं के साथ संधि हस्ताक्षरित कर ली थी। राजस्थान तो बेस्ट बड़ी था अंग्रेजों का, तो फिर क्यों अंग्रेजों का यहां पर विद्रोह किया गया? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारा राजस्थान में सीन क्या चल रहा था और क्यों इसका विद्रोह किया। ये चीजें क्लियर हुई? तो अभी सारे जितने भी कारण हमने पढ़े डिटेल में, इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ऑल टू राइट ऑल दीज कॉजेज। सबसे पहला कॉज आप लिखेंगे, सबसे पहला कॉज है इसका, ये इधर से लिखना शुरू करेंगे। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज। इसको डिटेल में लिखोगे आप लोग, कहानी लिखो अंदर की। इस लिख लिया सभी ने? चल रही है इस क्लास भी? कुछ लिख रहे हैं लोग? सारे लिख लिए कारण? सोशल कॉजेज जो हैं, सामाजिक कारण, उसमें आप उदाहरण भी लिखोगे, जैसे सती प्रथा का प्रतिबंध लगाना, ठीक है, ठगी प्रथा पे प्रतिबंध लगाना, मानव बलि पे प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें उदाहरण के तौर पे लिखनी है। आर्थिक कारण में आप लिखेंगे कि कैसे राजाओं को विवश किया कर चुकाने के लिए, क्या कैसे जो है राजस्थान पे। और नेक्स्ट राजनीतिक कारण में व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखेंगे, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र छीन लिया गया। इज डन?
अब हेडिंग डालिए राजस्थान में इस विद्रोह से पूर्व की स्थिति। राजस्थान में इस विद्रोह से पूर्व की स्थिति। कंडीशंस प्रायर टू 1857 रिवोल्ट इन इंडिया, राजस्थान। यस अब आप देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में ऑलमोस्ट सभी राजाओं ने 1818 आते आते सहायक संधि हस्ताक्षरित कर। अब ये सहायक संधि क्या होती है एक बार आप देख लीजिए। ये होती थी रियासत और ये होते हैं आपके अंग्रेज। फाइन। जिस किसी रियासत ने अगर ये संधि हस्ताक्षरित की अंग्रेजों के साथ तो उनको अंग्रेज क्या देंगे भाई? सुरक्षा देंगे। कहाँ से? बाहरी आक्रमण से एवं स्वयं के आक्रमण से। गारंटी लेते कि हम तुम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, बस हमारे अधीन आकर ये क्या कर लो, संधि हस्ताक्षरित कर लो। और कोई दूसरा तुम पर आक्रमण करे तो हम पूर्ण सहयोग तुम्हें देंगे भाई, हमारी सेना भी तुम्हारे लिए लड़ेगी भाई। अगर ये आप क्या करेंगे, किसी भी रियासत से संधि हस्ताक्षरित करेंगे, बदले में क्या लेंगे भाई? बदले में ये बहुत सारी चीजें ले लेंगे। सबसे पहले एक तो सेना का खर्चा, क्या है? जो सेना आपके अंग्रेज खड़ा कर रहे हैं ना आपकी सुरक्षा के लिए या स्वयं की सुरक्षा के लिए, अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए भी कर रहे हैं, उसका खर्चा कौन देंगे? रियासत देगी। उसको ट्रेनिंग कौन कराएंगे? रियासत कराएंगे भाई। सैनिकों का बहुत खर्चा होता है भाई, उनको ट्रेनिंग कराना, उनको औजार देना, क्या है? ये सारा खर्चा कौन उठाएगी? रियासत। दूसरी चीज कुछ कर देंगी। और तीसरी चीज जो विदेश विभाग है, जो कम्युनिकेशन विभाग है, संचार विभाग है, ये दोनों विभाग किसके अधीन चल जाएंगे? अंग्रेजों के। यानी कोई राजा अब किसी बाहर से, अफगानिस्तान से या किसी से बातचीत नहीं करेगा। बातचीत कौन करेंगे उसकी तरफ से? अंग्रेज करेंगे। किस, यानी अगर आपस में कोई राजा, पास में भी कोई राजा है, मेवाड़ और मारवाड़ राजा भी आपस में बात नहीं कर सकते, इनके बदले बात कौन करेगा? अंग्रेज। और वो कौन सा अंग्रेज होगा जो बात करेगा? तो याद रखेंगे हर रियासत में यहाँ पर अंग्रेजों ने किसको बैठा दिया? पीए को, दैट जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट जो है कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे आपकी रियासत में। ये राजा के दरबार में रोज बैठेंगे, एक मंत्री की तरह कार्य करेंगे और इनका घर वर्क सारा कहाँ होगा? रियासत में। इसका खर्चा कौन उठाएंगे? रियासत। पर अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज मानते हैं कि भाई राजस्थान के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ? कि भाई आप खुद नोटिस करेंगे कि जब से यहाँ पर सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई, हमारे आपसी लड़ाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई। पहले जैसे मेवाड़ मारवाड़ में युद्ध चल रहा है, बीकानेर जालोर में चल रहा है, सिरोही में चल रहा है, ये युद्ध बिल्कुल खत्म हो गए। और ये यहाँ के राजाओं ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई हाँ हमारे युद्ध खत्म हो। अब कैसे खत्म हो गए? अब आप सोच के देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये है आपकी मेवाड़ रियासत, ये है आपकी मारवाड़ रियासत, ये है आपकी बीकानेर रियासत, ये है ढूंढाड़ रियासत। फाइन। अब मान लीजिए मुझे मैसेज भेजना है मेवाड़ से जयपुर। पहले ऐसे ही होता था, राजा जो है पत्र के आधार से क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे और पत्र में ही ऐसी कुछ बात होती थी कि भाई राजा को ठेस पहुंचा के हम युद्ध करेंगे।
नहीं होता था। अब जो है यहाँ बैठा है मेवाड़ का पीए, यहाँ बैठा है मारवाड़ का पीए, यहाँ बैठा है बीकानेर का पीए, यहाँ बैठा है जयपुर का। अब दोनों में अगर कोई भी मतभेद है, बातचीत है, तो वो करने कौन आएंगे? वो आपस में कौन करेंगे? पी। ये पीए अंग्रेज, ये अंग्रेज, ये अंग्रेज, ये अंग्रेज, सारे अंग्रेज भाई भाई। ठीक है, तो ये युद्ध का तो काम ही खत्म। युद्ध होगा ही क्यों भाई? ये सब मिलके समाधान निकाल लेते हैं जिससे कि युद्ध के चांसेस ही खत्म हो गए। अब देखेंगे आपके राजस्थान के इतिहास में 1818 के बाद कोई युद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब प्रेम पूर्वक चलेगा, ये सारे पीए हैंडल करेंगे। विदेश मंत्रालय इनके हाथ में, संचार विभाग इनके हाथ में। राजाओं को तो बस अपना काम था कि राजापंती करेंगे, प्रजा से टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनको न्याय का काम करेंगे। टाइम टू टाइम टैक्स किसको देते रहेंगे? अंग्रेजों को। तो लगान कहते थे यार। तो हमारे यहाँ पर युद्ध बिल्कुल खत्म। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली। अब हुआ क्या? एक तो पोस्ट पीए समझ में आई सभी को कि पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं। जिस जिस रियासत ने सहायक संधि हस्ताक्षरित करी उसके दरबार में डेफिनेटली एक पीए को बैठाया जाएगा। उसका खर्चा पानी कौन देगा? रियासत। अब इन सभी पीए का एक बाप तो होगा, सीनियर तो होगा, ठीक है। अब इन सभी जो पीए है, इन सभी पीए का, ऑल पीएस will be managed by a post called as राजपूताना अध्यक्ष। क्या है? तो हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ राजपूताना। ये भी एक अंग्रेज ही होंगे। भी कौन होंगे? अंग्रेज। ये आए दिन, साल में, महीने में एक ना एक दिन मीटिंग बुलाएंगे। किसको? किसकी? सारे पीएस की। और आके उनको समझाएंगे कि भाई ऐसे रियासत को कंट्रोल करके रखो, ऐसे उनकी लगाम कस के रखो, क्या ऐसे आपको ये करना है। दरबार में आप सचेत रहें कि राजा कहीं हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप सब नोट करते रहेंगे। तो ये सारी मीटिंग्स कौन करते हैं? एजीजी, जिसे कहेंगे राजपूताना अध्यक्ष। ये कहाँ बैठते थे भाई? ये कहाँ बैठते थे? ये बैठते थे शुरुआत में दिल्ली। कहाँ बैठते थे? दिल्ली में। बाद में जाके लगा कि भैया जब सारे आपके पीएस राजस्थान के हैं तो ये पद जो है, ये हेडक्वार्टर जो है राजस्थान में शिफ्ट कर लो ना। दिल्ली के लिए पीए बोलते थे यार रोज जाना पड़ता है, महीने टू महीने मीटिंग बुला लेते हो, आप यहीं पर आ जाओ, सारे हम पीए यहीं बैठे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और ये नाम भी बदल देते हैं। अब जो है इन्होंने क्या किया, इस पद को जो है नाम बदल के राम रखा है इसका, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एक एजेंट, जिसे हमने कहा है एजीजी। ये हाईएस्ट पद था राजस्थान, ठीक है। और इसका जो है हेडक्वार्टर आपके अजमेर में बनाया। कहाँ बनाया गया? अजमेर में। और अजमेर में ही सारे पीएस को इनवाइट करते थे कि आओ, क्योंकि सेंटर क्या था आपका? अजमेर ही था। सभी पीएस को इनवाइट करते थे कि आप आओ यहाँ पर, और आप क्या करिए, सभी पीएस को मीटिंग करवाएं। फिक्स होता था कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी एजीजी बुलाएगा आपको आना होगा। एजीजी केवल एक होगा, पीएस सभी रियासत के। ये समझ आ रही है? पूछा जाता है पहला अध्यक्ष कौन था राजपूताना का, तो पहला अध्यक्ष नाम याद रखेंगे, डेविड ऑक्टरलर्नी थे भाई। कौन थे? डेविड ऑक्टरलर्नी। पहले एजीजी कौन बने आपके? तो पहले एजीजी बने हैं आपके इब्राहिम लॉकेट। कौन बनते हैं? इब्राहिम लॉकेट। और इसको अजमेर कब शिफ्ट किया गया था? 1832। फाइन। अब जब एजीजी यहाँ पर आके रहे, सारे पीए लोग मीटिंग्स करते आए हैं यहाँ पे, अब एजीजी अपने पूरे परिवार के साथ रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब वो रहे तो यार बोले अजमेर का टेम्परेचर बहुत गर्म है यार, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, चमड़ी जल जाती है, हम तो यूके से आए, ठीक है, हमारे क्या है स्पॉट्स होने लगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर सोचा कि चलो ठीक है, राजस्थान में तो ऐसी कौन सी ठंडी जगह है जहाँ पर इनको ठंडक मिले? कौन सी है? माउंट आबू। तो फिर 1832 के बाद 1845 में, कब? 1845 में इसे कहाँ शिफ्ट किया गया? एजीजी के हेडक्वार्टर को कहाँ शिफ्ट किया गया? आबू।
अब भैया अब लोकेशन देखो, ये कंप्लीट राजस्थान है, अजमेर तो पहले यहाँ था, सिरोही यहाँ पर है। अब इस कोने में बैठ के आप पूरे राजस्थान की खैर खबर ले सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या? है? पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पर एकदम से कोई विद्रोह हो गया, मुझे 4 दिन लग जाएंगे वहाँ जाने में, है? यहाँ पर विद्रोह हो गया तो 5 दिन लग जाएंगे। यहाँ से तो खट 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ। आ रही बात सुन में? तो अब जो है, अब ये प्रॉब्लम आई कि भाई करें क्या, करें क्या, किसको कैपिटल बनाए? राजस्थान में अजमेर को बनाया जाए या आबू को बनाया जाए? एनीवन? फिर इन्होंने, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब इन्होंने कहा कि चलो 6-6 महीने का प्रावधान कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, अगर गर्मी होगी तो गर्मी में कहाँ शिफ्ट हो जाना, आबू। सर्दियों में तो रह सकते हो अजमेर, सर्दियों में दिक्कत है क्या? है नहीं ना, तो फिर सर्दियों में आ जाओ यहीं पर। तो 6 महीने तुम यहाँ रहना, 6 महीने वहाँ रहना। तो ऐसा जो है नया प्रावधान आपका 1864 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1864 में 6-6 महीने का प्रावधान बनाया। चीजें समझ में आ रही है क्या एवरीवन? सबसे पहले वापस समझ लो कि राजस्थान में क्या स्थिति थी। राजस्थान में 1818 तक अंग्रेजों ने सभी रियासतों के साथ क्या कर ली थी, संधियां हस्ताक्षरित कर। तो संधि के तहत सभी रियासतों में एक पीए को बैठा दिया गया, जिससे कि यहाँ पर युद्ध की समस्या खत्म हो गई। और इन सभी पीए का जो हेड था पहले दिल्ली में बैठता था, जिसका नाम था अध्यक्ष राजपूता, जो कि कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। 1832 में कहा कि भाई वहाँ क्यों जाना, हम अजमेर ही आ जाते हैं, ठीक है। सारे पीए को कहाँ बुला लेंगे, अजमेर में बुला लेंगे। तो सारे पीए की मीटिंग्स होने लगी अजमेर में, हेडक्वार्टर बन गया कहाँ, अजमेर में। और राजपूताना अध्यक्ष का नाम बदल के क्या रख दिया गया, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि पहले थे अब्राहम लॉकेट। फाइन। अब जो है दिक्कत ये आई कि अजमेर में गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो अब इनको कहा कि कहाँ शिफ्ट हो जाओ, 45 में आबू। आबू चले गए तो विद्रोह कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो अब 6-6 महीने के प्रावधान कर दिए 1864 में, जिसमें 6 महीने यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आबू को बनाया गया, शरदकालीन राजधानी जो है अजमेर को बनाया गया। क्लियर हो रही है एवरीवन? अब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सा ये आता है कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो राजस्थान में एजीजी कौन था भाई, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, बताओ भाई। ये इसलिए मैं लाई हूं यहाँ पे ये टॉपिक। प्रश्न आता है कि जब राजस्थान में आपका 1857 का विद्रोह चल रहा था तो आपके एजीजी कौन थे भाई? पीए तो बहुत सारे हैं, ये तो मेवाड़ के भी अलग होंगे, मारवाड़ के अलग होंगे। तो पीए पे प्रश्न तब आएगा जब उस क्षेत्र में विद्रोह होगा। पहले पूछते हैं एजीजी कौन है, तो एजीजी नाम याद रखो, पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे भाई, पैट्रिक लॉरेंस इस समय एजीजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एजीजी की कहानी समझ आई, पीए की कहानी समझ आई, क्या हो गया? तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कल कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा सा आते ही लिखाऊंगी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, एजीजी कौन थे। उसके बाद विल स्टार्ट विद कि अब जो है विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है। राजा तो सब पक्ष में थे, तो फिर विद्रोह आया क्यों, राजस्थान में आया क्यों विद्रोह? ये सोचने वाली बात है ना कि नहीं है? तो ये जो है कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।